हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इवान क्लासेस पर। तो हम लोग इसके पहले केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं भाई साहब, और उसमें हमने सीखा था कैसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग में हमने सीखा था कि केमिकल इक्वेशन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, केमिकल रिएक्शन को अगर हमें इंफॉर्मेटिव बनाना है तो उस चीज को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने कहा था जो उसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड, जो कुछ भी लोग हैं उसमें हम उसकी स्टेट भी लिखनी रहती थी, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है। तो हमने कहा था हम इस चीज का एक सेपरेट लेक्चर कर देंगे, उसमें लिखवा देंगे भाई साहब कैसे क्या क्या जो तुम्हारे सिलेबस में है, जितना ज्यादा जरूरी है वो क्या क्या है और कितना नेसेसरी है जो पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले शुरू करते हैं कुछ चीजें। और अगर कभी भी तुम्हें हीट देनी हो, पूछा जाए, जैसे मान लो A+S, ये भाई साहब रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया AS, पर ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें हमें हीट देनी पड़ी थी। क्या देनी पड़ी थी? हीट। तो हीट में, हीट का जो साइन होता है, हीट का जो केमिस्ट्री में साइन होता है, वो याद करो हमने फिजिक्स में पढ़ाया था डेल्टा। क्या पढ़ाया था? एवरेज चेंज वाला डेल्टा। तो जो हीट होता है उसको हम डिनोट करते हैं किससे? डेल्टा से। ऐसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ A+S गिव्स आउट, यहां पर सिर्फ डेल्टा लिखा हुआ, यानी कि यहां पर इसको क्या दिया गया है? हीट दिया गया, एक साइन। ऐसे ही अगर कहीं पर गैस है तो हम गैस को, जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस है तो O2 के बाद हम G भी लिख सकते हैं, और कई बार O2 के बाद बेटा यहां पर एक ऐसे एरो, गैस कहां जाती है? ऊपर, तो एरो बता रहा ऊपर जा रहा है तो O2 गैस को ऐसे ही डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? प्रेसिपिटेट बैठ जाता है नीचे, नीचे बैठता है ना, तो अगर ऐसे नीचे है तो ये किस फॉर्म में होता है? इसका मतलब वो किस फॉर्म? पीपीटी के फॉर्म में। याद करो, ये सब डिस्कस किया था लास्ट टाइम। हमने कहा था अगर H2SO4 एसिड है, क्या है? H2SO4 क्या है? एसिड। H2SO4 जो एसिड होता है बेटा, अगर वो कंसंट्रेटेड है तो हम उसको लिखते हैं CONC, अगर डाइल्यूट है तो उसको हम लिखते हैं DIL, डाइल्यूट, है ना। इसका मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर ये डाइल्यूट रहा, अच्छा एक चीज और, यहां पर H2SO4 दो तरीके से हो सकता है। अगर वो डाइल्यूट रहा तो लिखोगे DIL H2SO4, मतलब डाइल्यूट। अगर वो कंसंट्रेटेड रहा तो लिखेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। बेटा सॉलिड अगर कोई चीज है, जैसे जितने भी मेटल्स होते हैं, ध्यान सुनना, जितने भी मेटल्स हैं, खास मतलब हाँ जनरली जितने भी मेटल्स हैं सब के सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, पर एक मेटल को छोड़कर जिसका नाम है मरकरी। लेकिन किस टेम्परेचर की बात कर रहा हूं? रूम टेम्परेचर की। जितना भी है, जैसे जो गैलियम है, जर्मेनियम है, अगर गैलियम, शायद जर्मेनियम भी है, बेसिकली गैलियम तो ही है, अगर गैलियम जर्मेनियम को पकड़ लिए अपने हाथ पे रख दिए ना भाई साहब, तो वो भी गल जाएगा। पर तुम्हारा हाथ, तुम्हारी बॉडी कितने नॉर्मल, कितना 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल तुम्हारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और समझो, और होगा क्या, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? रूम टेम्परेचर। अच्छा सोचो, रूम टेम्परेचर मतलब क्या? 25 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और तुम्हारी बॉडी का 37 है, तो बताओ उसको क्या बनाएगा? यहां से हीट जाएगी कि नहीं जाएगी? यही होगा कि नहीं होगा? हीट अप होगा, और फिर वो मतलब बेसिकली लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है, पिघल जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा और सुनो ध्यान से, आगे चलो। अब मेरी बात को और सुनना, मैं कह रहा हूं जितने भी मेटल्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। कहां पर? रूम टेम्परेचर पर, एक चीज को छोड़कर जिसका नाम है मरकरी। आइए भाई साहब, तो पहले हम अगर सॉलिड कोई चीज है, तो कोई चीज सॉलिड है तो उसको हम इससे नहीं डिनोट करेंगे। किससे? SOLID। उसको हम डिनोट करते हैं S से। कोई दिक्कत भाई साहब? अगर कोई चीज गैस है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? G से। ये तो हम आगे बता ही चुके हैं। अगर कोई चीज लिक्विड है तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं? L से। अगर कोई चीज वाटर एज अ सॉल्वेंट में है भाई साहब, मतलब जैसे एक्वस मीडियम होगा तो उसको हम AQ, नहीं लिखते हैं, उसको सिंपल किसके डिनोट करते हैं? एक्वस AQ से। ये सब हम पढ़ते हुए आए हैं, हम जान रहे हैं भाई साहब। एक्वस मतलब AQ और लिक्विड मतलब L, गैस को इससे, सॉलिड को इसको हम इससे डिनोट करते हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन लिख ली जाए, पर ये हम लिखने का मौका देंगे, उससे पहले इस चीज को लिख लो। उससे पहले यहां पर मैं इसको भी नीचे लिख दे रहा हूं किससे डिनोट करते हैं। उससे पहले एक स्टेटमेंट जो कि पहला है, यहां पर लिखो, ऑल जनरली all metals are solid. Generally all metals are solid at room temperature
at room temperature except mercury। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो और क्या क्या लिखा था मैं? सॉलिड को किससे डिनोट करेंगे भैया? एस से। लिक्विड को किससे करेंगे भैया? एल से। गैस को हमने बताया जी से, और हमने कहा एक्वस को हम डिनोट करते हैं ए क्यू से। नोट डाउन कर लो पूरा, लिखो। अब हम चलते हैं सॉलिड का, हम समझ मेटल्स का हम समझ गए। अब लिखो नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल जितना हम लोग के सिलेबस में उतना हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं हर नॉन मेटल के बाद। जनरली जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं बेटा, वो तीनों फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो ये बात करते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट। ये जो होते हैं हर जगह पाए जाते हैं। जैसे I2 का मतलब बेटा आयोडीन। आयोडीन किस में पाया जाता है? सॉलिड में। कार्बन किस में पाया जाता है? सॉलिड में। किस में? एक होता है बेटा ब्रोमीन। अच्छा, ये सारी बात किस पर हो रही है? रूम टेम्परेचर पर गौर करने वाली बात है। ये जो बेटा ब्रोमीन होता है, ये किस में पाया जाता है? लिक्विड में। ये जो मतलब ये ऐसी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे ही किस में होती है? लिक्विड में होती है। कोई दिक्कत? एक चीज और बेटा, O2 हुआ, N2 हुआ, H2 हुआ, O2 हुआ, N2 हुआ, और क्या हुआ? H2, F2, Cl2, ये सब क्या है? हमारे गैस हैं। क्या है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा हो भाई साहब तो बताइए। तो नॉन मेटल्स ही है, वो भी ब्रोमीन, जो रूम टेम्परेचर पर ही किस में पाई जाती है? लिक्विड में पाई जाती है। नोट डाउन कर लो। हाँ, अब हम थोड़ा सा कंपाउंड की बात कर लेते हैं। तो होता क्या है कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली पाए क्या जाते हैं भैया? रूम टेम्परेचर पर होते हैं, सॉलिड स्टेट में। जैसे NaCl को ले लो। तो NaCl जो है ये किस स्टेट में है? सॉलिड। लेकिन कहां पर? एट रूम टेम्परेचर। फिर होता क्या है, जब इन्हीं लोगों को थोड़ा सा हम हीट देते हैं, मतलब थोड़ा सा क्या, इसको ब्रेक करने के लिए कम से कम मुझे लगता है 500, 600, 700, 800 डिग्री सेल्सियस को हीट देनी पड़ेगी, थोड़ा सा नहीं मतलब। तो NaCl जो सॉलिड स्टेट है, अब जब हम किसी भी जो कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में है उसको जब हीट देते हैं, मान लो कितना, 700 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री, कितना एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, पर इतना हीट अगर हमने दे दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NaCl लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। और ये जिस टाइम पे कन्वर्ट जो हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेटा मोल्टन फॉर्म। क्या बोलते हैं? मोल्टन फॉर्म। अब होता क्या है, अगर मान लो वो जो तुम्हारा कंपाउंड है, अगर वो कंपाउंड है, अगर वो वाटर में सॉल्युबल रहा, तो अगर वो वाटर में सॉल्युबल रहता है, अगर हम उसको वाटर में मतलब डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, और वो सॉल्युबल है, तो क्या चीज फॉर्म कर लेता है? एक्वस सॉल्यूशन। तो इसी NaCl की बात कर लेते हैं। यही NaCl जो कि सॉलिड फॉर्म में है, हम इसको अगर डिसॉल्व किए किसमें? डिसॉल्व किसमें? H2O में, तो बेटा क्या फॉर्म हो जाएगा? NaCl का एक्वस फॉर्म आएगा। यहां पर क्या है? ये एक्वस सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई बात? चलो नोट डाउन कर लो। हाँ, तो भाई साहब अब तक हमने देखा कुछ कंपाउंड किस में पाए जाते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो किस में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में। अब हम बात करते हैं कुछ कंपाउंड लिक्विड और गैस स्टेट में पाए जाते हैं, उनके नाम क्या? H2O हमारा प्यारा सा जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। NH3 मतलब अमोनिया गैस है। SO2 भी गैस स्टेट में पाया जाता है, और H2S भी किस में पाया जाता है? गैसेस स्टेट में ही पाया जाता। अगर H2O की थोड़ी कहानी याद करो, H2O सॉलिड में भी पाया जाएगा, लेकिन कब? जब ये आइस फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? नहीं समझ पाए? अच्छा, नहीं दिख रहा यहां पर भाई साहब? यहां पर देखो, मैं कह रहा हूं H2O क्या है? अगर वो आइस फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा? सॉलिड। अगर H2O किस फॉर्म में है? लिक्विड में भी हो जाएगा। H2O किस फॉर्म में हो जाएगा?
गैसियस फॉर्म में भी पाया जाएगा। तो यहां पर क्या लिखोगे, ये फोर्थ पॉइंट कह सकते हैं हम लोग का है। पहला हमने पढ़ा मेटल, जो कि मेटल सारे के सारे मेटल किसमें पाए जाते हैं, सॉलिड में, एक्सेप्ट मरकरी। नॉन मेटल दोनों स्टेट, तीनों स्टेट में, ऑल थ्री फिजिकल स्टेट पाया जाता है। ब्रोमीन ऐसा है जो कि किस पे होता है, लिक्विड में। सारी बातें कहां पर हो रही है, रूम टेम्परेचर पर। हमने उसके बाद NaCl क्यों बताया कि NaCl जो होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, कब, रूम टेम्परेचर पर उसको अगर हम 700 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस का अगर हम उसको टेम्परेचर दे दें तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो, लिक्विड, जो कि उसको मॉल्टन स्टेट बोल देते हैं। फिर हमने कहा अगर वो पानी में भी डिसॉल्व होता है तो NaCl जो होता है अगर वो पानी में भी डिसॉल्व हुआ तो किसमें बदल जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता। इतनी बातें आ गई कि नहीं। फोर्थ पॉइंट हमने अभी क्या बताया कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो लिक्विड गैस सब में पाए जाते हैं, जैसे H2O। और H2O की अगर बात याद करो तो आइस के फॉर्म में है तो सॉलिड, H2O तो लिक्विड, और ये गैसियस। गैसियस मतलब अगर ये स्टीम फॉर्म में रहा बोलो तब भी तो गैसियस ही है। बात सही है कि नहीं सही है। और ये CO2 हो गया भाई साहब, और ये NH3 हो गया, SO2 गैस भी हो गया, और H2O भी हो गया। आई बात समझ में कि नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत। चलो भाई साहब इसको भी नोट डाउन कर लो। हाँ, तो भाई साहब अगला है हमारा सम कंपाउंड्स। फिफ्थ पॉइंट है सम कंपाउंड्स। अभी हमने कहा था पानी में अगर करेंगे डिसॉल्व हो गया तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, पर कुछ होता क्या है, सम कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल, सम कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हेंस फॉर्म इनसॉल्युबल सॉलिड, एंड हेंस फॉर्म insoluble solid, insoluble solid, insoluble solid हो गया भाई साहब। अब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे BaSO4, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, बेरियम। बेरियम ये किसमें, सॉलिड में ये भी पाया जाता है। ये किस कलर का होता है बेटा, ये होता है व्हाइट कलर का। बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, एक और होता है AgCl, ये भी सॉलिड होता है, और ये किस कलर का होता है, ये भी व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। एक होता है बेटा CuS, ये भी सॉलिड ही होता है, और ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। एक होता है CaCO3, क्या होता है, CaCO3, ये भी सॉलिड, ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। किस कलर का होता है, कोई दिक्कत परेशानी। चलो, एक होता है PbI2, क्या होता है, ये भी सॉलिड होता है, और ये किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। किस कलर का। अभी और भी हम जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे उसमें भी और भी कुछ चीजें आएंगी, उसमें ब्राउन कलर का होता है। ये अभी हम बेसिकली जो नॉर्मल है, जो ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैंने लिखवा दिया। अभी जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आएंगी। अच्छा, BaSO4 भी व्हाइट होता है, ऐसे होता है बेटा BaSO3, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी व्हाइट कलर का होता है। नोट डाउन कर लो भाई साहब। हाँ, तो भाई साहब रिएक्शन को थोड़ा सा जान लेते हैं, बैलेंस कैसे होगा। हमने जो इसके पहले एक रिएक्शन को बैलेंस कराया था, उसी रिएक्शन को हम फिर से बैलेंस करा दे रहे हैं भाई साहब। उसमें कैसे क्या करोगे, बेसिकली कॉमन सेंस को लगाना है, मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन को बैलेंस कर देनी है। आइए भाई साहब, तो रिएक्शन है हमारा Fe प्लस H2O। क्या कर रहे हो, थप्पड़ मारेंगे, दिमाग से हो जाएगा मुकुल अभी तुम्हारे 2 मिनट में। 10 बार तुम्हें बता रहा हूं, बेवकूफ कहीं के। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, हमें इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का मतलब है बेसिकली रिएक्टेंट में जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर हो जाए प्रोडक्ट में जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स के। सही बात है, सीधे बैठो तुम, तिरछे पता नहीं क्या बैठे हो, बेवकूफ कहीं, डिस्टर्ब कर रहे हो खुद भी। और हाँ, तो इसको हमें बैलेंस करना है, तो कैसे होगा। तो पहली बात हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे सिंपल। इधर क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर, किसका, जो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट में जो है उनको हम लिख लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए भैया, क्या कैसे किनका नंबर है। आगे यहां पर भी प्रोडक्ट वाले का नंबर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यही तो करते आए हैं। चलो, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर पहला क्या है, Fe, उसके बाद फिर कितने नंबर है Fe के, 1। सही से बैठ जाओ शाश्वत, यहां पर 1 है, और यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2। हाइड्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है, 1।
Fe प्रोडक्ट के फॉर्म में कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4, और हाइड्रोजन कितना है, सॉरी यहां पे हाइड्रोजन नंबर है ना, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 4। हमने कहा था उसको पकड़ो जहां पर नंबर ज्यादा हो, तो अगर देखेंगे यहां पर तो Fe3O4 में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो पहले हम किसको बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन को। पर इधर ऑक्सीजन किसके साथ है, Fe के साथ, यहां कौन किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। तो जो भी चेंज होगा, अगर इस वाले ऑक्सीजन को चेंज करेंगे तो H2 में भी उतना ही चेंज होगा, और अगर यहां चेंज करेंगे तो उतना ही चेंज यहां पर होगा। जैसी सिचुएशन रहेगी उस अकॉर्डिंग में हम चेंज करने वाले हैं। आओ भैया, तो पहले इधर देख लेते हैं। इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर बेटा 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन किसका है इस फॉर्म में, तो मैं कह रहा हूं क्या हम इस ऑक्सीजन को 4 बना सकते हैं, हाँ कैसे, 4 से मल्टीप्लाई। फिर से बोल रहा हूं, ये ऑक्सीजन किसके साथ है, हाइड्रोजन के। तो अगर ऑक्सीजन में 4 से हुआ है तो इसका मतलब यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना। अगर यहां पे बेटा 4 से तुम मल्टीप्लाई किए, यहां पर देखो जरा, Fe प्लस किससे मल्टीप्लाई किए, 4H2O गिव्स आउट क्या हो गया, Fe3O4 और प्लस क्या हो गया, H2 हो गया कि नहीं हो गया। अब सुनो, जब बेटा तुम यहां 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहां पर हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना हो गया, 8, कितना हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, 8 में। ये क्या मतलब हुआ, यहां पर भी 4 से क्या हुआ, अरे भाई इस हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करने मतलब क्या, यहां पर 4 से क्या हुआ, तो यहां पर भी 4 से क्या होगा, यहां पर H2, यहां पर H2 में भी क्या करेंगे 4 से। तो बेसिकली बना क्या, Fe क्या होता है, सॉलिड प्लस 4H2O, H2O क्या है, लिक्विड, गिव्स आउट Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2, H2 क्या है हमारा, गैस, क्या है, आई बात समझ में कि नहीं, ये बन गया हमारा गैस। ये हो चुकी है पूरी बैलेंस रिएक्शन। कोई दिक्कत है, Fe सॉलिड है, अच्छा यहाँ पे Fe3O4 क्या गलत है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, अच्छा सॉरी अभी रिएक्शन बैलेंस है, सॉरी यहाँ पर Fe3 है और यहाँ पर अभी हमारा Fe बैलेंस नहीं हुआ। इसको सिंपल है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3Fe है तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दबाजी कर गया भाई साहब, आइए देख लेते हैं फिर से। हाँ Fe कितना है, 3 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3Fe प्लस कितना हो गया, 4H2O गिव्स आउट क्या हो गया, Fe3O4 और प्लस क्या हो जाएगा 4H2। अब फिर से बेटा क्या करने वाले हैं, हमको पता है कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम केमिकल रिएक्शन में इसकी स्टेट्स को भी लिखते हैं। तो आ जाओ इसकी स्टेट को लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3Fe ब्रैकेट में क्या रहने वाला है, सॉलिड, 4H2O ये ब्रैकेट में क्या रहने वाला है, लिक्विड। बात सही है कि नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और भाई साहब, यहां पर अगर हम गौर करेंगे तो यहां पर हम जो Fe के साथ जो H2 यूज करते हैं, यहां पर जो Fe के साथ जो H2 यूज करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में नहीं, वो गैसियस फॉर्म में यूज करते हैं। किसकी फॉर्म में यूज करते हैं, गैसियस फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में यूज करते हैं। और यहां पर क्या बन जाएगा, Fe3O4 ब्रैकेट में क्या, यहां पर सॉलिड रहेगा, क्या रहेगा, सॉलिड, और यहां पर 4H2 बन गया। यहां पर मैं बार बार ये लिख रहा था कि ये लिक्विड है, जबकि यहां पर लिखा गया नोट दैट यहां पर भी H2O इंडिकेट इन दिस रिएक्शन वाटर यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। यहां पर जो वाटर यूज होता है किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ, आई बस जो अभी हमने पढ़ाया था इसके पहले, वाटर तीनों फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड में भी, गैस में भी, और आइस रहेगा तो सॉलिड में भी। तो यहां पर किस फॉर्म में यूज करते हैं, गैसियस फॉर्म में हम यूज करते हैं। आ गया समझ में कि नहीं आ गया। तो यहीं पर केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग का पूरा लेक्चर खत्म हो चुका है। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे भाई साहब। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।